हेलो एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 21 वीडियो लेक्चर है। इससे पहले जो हमने अपने 20 वीडियो लेक्चर बना रखे हैं उसमें हमने इस चैप्टर के सभी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 2.60 डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.61 को डिस्कस करेंगे। जब हम कोई न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं तो उस न्यूमेरिकल से संबंधित थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर का लिंक हम सामने ग्रीन बोर्ड पर मेंशन कर देते हैं और उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर देते हैं। आप न्यूमेरिकल करने से पहले न्यूमेरिकल से संबंधित थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर के लिंक को अवश्य देखिएगा, जिससे कि आपका उस न्यूमेरिकल से संबंधित कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर हो सके। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.61 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति को प्लस माइनस 0.002 नैनोमीटर की शुद्धता से मापा जाता है तो इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता की गणना कीजिए। यदि इलेक्ट्रॉन का संवेग h/4 पाई इंटू 0.05 नैनोमीटर है तो क्या इस मान को निकालने में कोई कठिनाई होगी। यदि हम इसको अंग्रेजी में पढ़ें तो वह ये कहना चाहता है, इफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ प्लस माइनस 0.002 नैनोमीटर, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सपोज द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज h/4 पाई इंटू 0.05 नैनोमीटर। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू। तो ये न्यूमेरिकल हमारे वीडियो लेक्चर 12, जिसमें कि हमने हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अर्थात हाइजेंसबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत डिस्कस किया है, उससे रिलेटेड है। इस न्यूमेरिकल में उसने हमें स्थिति की अनिश्चितता दे रखी है जो कि प्लस माइनस 0.002 नैनोमीटर है, और संवेग अर्थात मोमेंटम की अनिश्चितता उसने हमसे पूछी है। तो ये जो नैनोमीटर में इसने हमको स्थिति की अनिश्चितता दे रखी है, तो इसको हम 10 की घात -9 से गुणा करके मीटर में चेंज कर लेंगे, जो कि 2 गुणा 10 की घात माइनस मीटर के इक्वल होगी। अब हम यहाँ पर अनिश्चितता सिद्धांत को अप्लाई करेंगे, जो कि है डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h/4 पाई, और इसमें हम वैल्यूज लगा करके डेल्टा पी की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर जब हमने सभी वैल्यूज लगाई हैं, h यहाँ की प्लैंक कांस्टेंट अपॉन 4 और पाई की वैल्यू 3.14 और डेल्टा x की वैल्यू 2 गुणा 10 की घात माइनस के 12, और जब हमने इसको कैलकुलेशन किया है तो डेल्टा p की वैल्यू 2.63 गुणा 10 की घात माइनस के 23 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हमको प्राप्त होती है। अभी दूसरे पार्ट में उसने फिर से एक मोमेंटम दे रखा है जो कि h/4 पाई इंटू 0.05 नैनोमीटर के बराबर है। इस नैनोमीटर में 10 की घात -9 से हमने मल्टीप्लाई करके उसको मीटर में चेंज कर लिया है, और इस प्रकार से हम पुनः संवेग ज्ञात करेंगे। और जो यहाँ पे जो दोबारा से संवेग ज्ञात होगा उसको हमने डेल्टा P2 कह दिया है, और ये जानना चाहता है कि इस डेल्टा P2 और इस डेल्टा P को मेजर करने में, नापने में कोई कठिनाई तो नहीं होती है। अगर इस प्रकार से ज्ञात डेल्टा P2 की वैल्यू इस प्रकार से ज्ञात डेल्टा P1 की वैल्यू के लगभग बराबर आती है, तो यहाँ पर एक कठिनाई क्रिएट होगी, एक कठिनाई उत्पन्न होगी कि हम डेल्टा P1 और डेल्टा P2 की वैल्यू को ज्ञात नहीं कर सकते। तो अब डेल्टा P2 की वैल्यू क्या आती है ये हमें कैलकुलेशन करके ही ज्ञात होगा। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, जब हमने इसको कैलकुलेट किया और डेल्टा P2 की वैल्यू निकाली तो वह 1.055 गुणा 10 की घात माइनस के 24 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आती है, जबकि P1 की वैल्यू 2.63 गुणा 10 की घात माइनस के 23 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। P1 और P2 की वैल्यू में बहुत कम डिफरेंस है, तो हम कह सकते हैं कि यदि हम P1 की वैल्यू और P2 की वैल्यू में यदि हम अंतर करें तो कठिनाई होगी, क्योंकि दोनों की वैल्यूज में बहुत ही कम अंतर है। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.62 की ओर चलते हैं, जो कि क्वांटम संख्या से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। इसमें डिफरेंट क्वांटम नंबर्स के सेट इसने हमको दे रखे हैं और ये पूछना चाहता है
कि इनको एनर्जी के बढ़ते क्रम में अरेंज कीजिए। तो हम इन क्वांटम नंबर से ऑर्बिटल्स ज्ञात करेंगे और उनको हम ऑफ-बाउ प्रिंसिपल की सहायता से एनर्जी के बढ़ते क्रम में, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में अरेंज या व्यवस्थित करेंगे। तो सामने ग्रीन बोर्ड पर आप क्वांटम नंबर्स के कुछ सेट देख रहे हैं। यहाँ पर n मुख्य क्वांटम संख्या है, l दिगंशी क्वांटम संख्या है, m चुंबकीय क्वांटम संख्या है और s चक्रण क्वांटम संख्या है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है उसकी जो सेल है, उसकी जो कक्षा है वह 4th है और l की वैल्यू 2 है। हम जानते हैं कि l की वैल्यू 2 d ऑर्बिटल के लिए होती है। तो हम कह सकते हैं कि पहले वाले सेट में n=4 l=2 जो है वो 4d को प्रदर्शित करता है। सेकंड सेट में n=3 l=2 3d को प्रदर्शित करता है। l=4 l=1 4p को प्रदर्शित करता है, क्योंकि p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, तो ये 3d हो जाएगा। p के लिए l की वैल्यू 1 होती है तो ये 3p हो जाएगा। यहाँ पर l की वैल्यू 1 दे रखी है तो ये p को प्रदर्शित करता है तो 4p हो जाएगा। इनको हमें ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, जो कि ऑफ-बाउ नियम की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे कम जो एनर्जी होगी या सबसे कम जिस कक्षक की ऊर्जा होगी वह 3p होगा। 3p का अर्थ है 5th सेट का जो ऑर्बिटर है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। इससे ज्यादा एनर्जी 3p के बाद 3d की होती है। तो 3d यहाँ पर ये 2 दे रखे हैं, सेकंड और 4th। तो सेकंड सेट और 4th सेट इन दोनों की एनर्जी एक आपस में बराबर होगी। 3d के बाद 4p आता है और 4p यहाँ पर 2 हैं, 6 वाला और 3rd वाला। तो इससे ज्यादा एनर्जी 6 वाले की और उसकी एनर्जी जो है वो 3rd सेट के बराबर होगी। और लास्ट में जो है वो 4d बचता है जिसकी एनर्जी सबसे अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमको विभिन्न क्वांटम संख्या दे रखी हैं, इनको यदि हम ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो हमको जो क्रम प्राप्त होगा वो इस प्रकार से होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी में करने का प्रयास कीजिएगा। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.63 को डिस्कस करते हैं, जो एक बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। इसमें ये कहना चाहता है ब्रोमीन परमाणु में 35 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके 2p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है, 4p कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूनतम प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करता है? तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, उसने 35 Br के कुछ कक्षक दे रखे हैं, 2p, 3p और 4p, और ये पूछना चाहता है कि किस पर न्यूनतम प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है, और जो कक्षक प्रोटॉन अर्थात नाभिक से जितनी अधिक दूरी पर होगा उस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना ही कम होगा। तो देखते हैं 2p, 3p और 4p में से कौन सा कक्षक नाभिक से सबसे दूर है। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5, तो यहाँ पर जो ये 4p5 है जिसमें कि 5 इलेक्ट्रॉन है और जो नाभिक से सबसे दूर है, इस पर ही प्रभावी नाभिकीय आवेश अर्थात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूनतम कार्य करेगा। तो इसका जो आंसर है वह 4p कक्षक इसका आंसर होगा। आशा करता हूं ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, और अधिक स्पष्ट करने के लिए आपको ऑफ-बाउ प्रिंसिपल वाला वीडियो लेक्चर देखना होगा कि हम किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षकों में भरते हैं और एटम को बिल्डअप करते हैं। तो एक बार अवश्य ऑफ-बाउ प्रिंसिपल वाला वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.64 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करता है। कुछ यहाँ पे सेट दे रखे हैं, इनको सामने ग्रीन बोर्ड पर हम मेंशन कर लेते हैं, फिर इनको डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, उसने कुछ कक्षक दे रखे हैं और उनमें वह पूछना चाहता है कि किसका प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिकतम होगा।
तो जो कक्षक नाभिक के जितने अधिक समीप होगा उस पर लगने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पर 2s और 3s में से 2s कक्षक नाभिक के समीप होगा तो उस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश सबसे अधिक होगा। 4d और 4f में से 4d कक्षक पर प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होगा। 3d और 3p कक्षक में से 3p कक्षक नाभिक के समीप होगा, इसलिए उस पर लगने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश सर्वाधिक होगा। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.65 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि एल्युमिनियम तथा सिलिकॉन में 3p कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करेगा। तो इस न्यूमेरिकल में एल्युमिनियम और सिलिकॉन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले अधिकतम प्रभावी नाभिकीय आवेश को वह आपसे पूछना चाहता है। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 और जो सिलिकॉन है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। दोनों के अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो 3p कक्षक में है। अब जिसके पास प्रोटॉनों की संख्या अधिक होगी उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक लगेगा। तो चूंकि यहाँ पे सिलिकॉन के पास प्रोटॉनों की संख्या अधिक है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश रखेंगे या अनुभव करेंगे। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.66 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि उसने विभिन्न परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में हमसे पूछा है। तो देखते हैं कि ये सवाल किस प्रकार से होता है। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, इसने हमें कुछ परमाणु दे रखे हैं और उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसने हमसे पूछी है, जैसे कि 15p। इसका हमने ओब्बाउ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया जो कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 होगा और इसके 3p3 में अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की संभावना अधिक है क्योंकि ये पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हमने 3p में हुंड के नियम से 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो हमको पता चल जाएगा कि 15p के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है। 3s तो इसका पूर्ण रूप से भरा हुआ ही है, इसके पास तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 14si इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने ओब्बाउ नियम से बना लिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 और अंतिम दो कक्षकों में हमने हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन भर दिया। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 3p के 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, तो हम कह सकते हैं कि 14si में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। 24cr इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बनाया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 और अंतिम दो कक्षकों में हमने हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन भर दिए। 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है जो कि हमने हुंड के नियम से भर दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो गई। आइए फोर्थ पार्ट 26fe में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं। ओब्बाउ नियम से हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है जो हमने हुंड के नियम से भर दिए 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। इसी प्रकार से फिफ्थ पार्ट 36kr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बनाया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 और जो इसका 4p कक्षक है इसमें हमने हुंड के नियम से 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो हम देखेंगे कि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। आइए इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन 2.67 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि पहले पार्ट में कहता है n=4 से संबंधित कितने उपकोष हैं। तो पहले पार्ट में ये कहना चाहता है कि n=4 यानी कि फोर्थ जो सेल है या कक्षा है उसमें कितनी उपकक्षाएं अर्थात सब सेल हैं। तो हम जानते हैं कि जितनी कक्षाएं होती हैं उतनी ही उपकक्षाएं अर्थात सब सेल होती हैं। तो चौथी कक्षा में जो सब सेल होंगी वो S, P, D और F 4 उपकक्षाएं होंगी। तो अगर चौथी कक्षा है तो उसमें उप कक्षाओं की संख्या भी 4 होगी। आइए सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि उस
उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, जिसके लिए ms इज इक्वल टू -12 तथा n इज इक्वल टू 4 है। तो सेकंड पार्ट में n इज इक्वल टू 4 और s इज इक्वल टू -1/2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने हमसे पूछे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n²। यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, तो 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32। लेकिन ये जो 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें से कुछ के लिए s की वैल्यू +1/2 होगी और कुछ के लिए s की वैल्यू -1/2 होगी। ये तो केवल चक्रों क्वांटम संख्या -1/2 के लिए ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछना चाहता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर s इज इक्वल टू हाफ। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है हम इसकी हाफ कर देंगे, तो हम कह सकते हैं कि वह चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसके लिए n का मान 4 है और चक्रण क्वांटम संख्या जिसके लिए s का मान -1/2 है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16 होगी। तो इस प्रकार ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। हमने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को 21 पार्ट्स में किया और एक श्रृंखला के रूप में हम यहाँ पर आगे की ओर बढ़े। आप इन न्यूमेरिकल्स को बार बार कीजिएगा और ये जो हमने न्यूमेरिकल वीडियोस बनाए हैं बहुत ही छोटे छोटे 10-10 मिनट या फिर 15-15 मिनट के वीडियो लेक्चर्स हैं और इनमें मैक्सिमम हमने 4 या 5 न्यूमेरिकल को ही डिस्कस किया है। तो आप इनको देखिएगा और अपनी कॉपी में करिएगा, अपने मित्रों से शेयर कीजिएगा। यदि आपको कोई कठिनाई आती है या कोई आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं।